हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। आप लोगों के ही सुझाव पर आज पंचायती राज एवं नगरीय निकाय व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आज की क्लास में हम 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय निकाय के बारे में देखेंगे। इसके संसदीय प्रक्रिया, प्रावधान और लागू कब हुआ था, इसको हम देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए कीजिए क्योंकि नोट्स में पूरी जानकारी प्रदान नहीं की जाती है। कुछ बातों का उल्लेख हम वीडियो के माध्यम से करते हैं। आप क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, एक कॉपी और एक पेन साथ में रख लीजिए। आप वीडियो को देखते जाइए और साथ ही साथ लिखते भी जाइएगा। आपका एक बार में याद हो जाएगा और एक आपको नोट्स भी प्रदान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। सबसे पहले देखते हैं इसके संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। कोई भी विधेयक पहले प्रस्तुत होता है, फिर पारित होता है और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी बिल या अर्थात विधेयक कानून बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज के संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो यह 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हो गया था। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हो गया था, जबकि राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किया था। उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने पंचायती राज जो था कानून उसमें 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किया था। अब देखते हैं लागू कब हुआ था। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कहाँ कहाँ लागू नहीं हुआ था? तो यह 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा में लागू नहीं हुआ था। उस समय राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, वहाँ भी लागू नहीं हुआ था, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी लागू नहीं हुआ था। अब देखते हैं संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है, अर्थात उल्लेख कहाँ है। तो इसका उल्लेख भाग 9 में और अनुसूची 11 में शामिल है। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज का उल्लेख है। अनुसूची 11 में 29 विषय पर इसका उल्लेख है। इस तरह से हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज। याद रखेंगे, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था 20 अप्रैल 1993 को। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय निकाय के बारे में। इसके संसदीय प्रक्रिया के बारे में देखते हैं, प्रावधान के बारे में देखते हैं और लागू कब हुआ था इसके बारे में देखते हैं। तो यह लोकसभा में पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में पारित हुआ था 23 दिसंबर 1992 को, जबकि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था 20 अप्रैल 1993 को। आप देखेंगे कि पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही दिन पारित हुआ था, जबकि राष्ट्रपति ने भी एक ही दिन हस्ताक्षर भी किया था। जबकि नगरीय निकाय लागू हुआ था 1 जून 1993 को नगरीय क्षेत्रों में। अब इसके देखते हैं कि संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है। तो इसका उल्लेख है भाग 9 क में। अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। कल हम इसके अनुच्छेद के बारे में पूरा देखेंगे कि क्या क्या उल्लेख अलग अलग अनुच्छेद में किया गया है। अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय पे नगरीय निकाय का उल्लेख है। इस तरह से हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है 20 अप्रैल 1993 को और लागू हुआ था 1 जून 1993 को। नगरीय क्षेत्रों में लागू हुआ था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसके अंतर्गत
एक मिनट, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। वर्तमान में आंकड़ों की बात करें तो ग्राम पंचायत है 11,664, जनपद पंचायत है 146 और जिला पंचायत है 28। इनमें सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में। अधिकतम सदस्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत में 20 हो सकते हैं, जनपद पंचायत में अधिकतम 25 हो सकते हैं और जिला पंचायत में अधिकतम सदस्य 35 हो सकते हैं। ये हुआ ग्राम पंचायत के सदस्यों के बारे में, न्यूनतम और अधिकतम। अब देखते हैं इसके राजनैतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख के बारे में। तो राजनैतिक प्रमुख ग्राम पंचायत स्तर में होते हैं पंच, उप सरपंच और सरपंच, जबकि जनपद पंचायत स्तर पे होते हैं जनपद पंचायत सदस्य जिन्हें बीडीसी कहते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत स्तर पे जिला पंचायत सदस्य, डीडीसी, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं। ये हुए इनके पदाधिकारी। अब देखते हैं इनके चुनाव प्रक्रिया के बारे में कि आखिर इनका चुनाव कैसे होता है। तो पहले जान लेते हैं प्रत्यक्ष चुनाव अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में, जिसमें मतदाता डायरेक्ट मतदान करके किन्हीं को चुनते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और यही जब प्रतिनिधि दूसरे को चुनते हैं तो अप्रत्यक्ष ये चुनाव कहलाता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, विधायक, सांसद ये आते हैं। जबकि यही प्रतिनिधि अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं तो वह अप्रत्यक्ष इलेक्शन अर्थात इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और किनका अप्रत्यक्ष होता है। तो पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तौर पे और सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तौर पे। इसी क्रम में आप देखेंगे कि उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, जिनमें पंचों में से अपने में से किन्हीं एक सदस्य को उप सरपंच के रूप में चुनते हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे होता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। जिला पंचायत सदस्य डीडीसी का चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पर होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव करते हैं या चुनते हैं। अब देखते हैं इसके प्रशासनिक प्रमुख के बारे में। तो ग्राम पंचायत स्तर में होते हैं ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत स्तर पे होते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ, जो होते हैं डिप्टी कलेक्टर रेंज के। इसी क्रम में जिला पंचायत स्तर के अधिकारी की बात करें तो इसमें भी होते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो होते हैं आईएएस रेंज के। ये हुए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के राजनीतिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख और चुनाव प्रक्रिया के बारे में। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन के बारे में। इसके अंतर्गत देखते हैं प्रशासनिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख और चुनाव प्रक्रिया के बारे में। उससे पहले देखते हैं नगरीय प्रशासन के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार नगर पंचायत 109, नगर पालिका परिषद 43 और नगर निगम 14 शामिल हैं। इनके सदस्यों की बात करें तो नगर पंचायत में न्यूनतम सदस्य 15 और अधिकतम सदस्य 40 हो सकते हैं। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद के न्यूनतम सदस्य 15 हो सकते हैं और अधिकतम 40 सदस्य होते हैं। नगर निगम में देखेंगे कि न्यूनतम 40 सदस्य और अधिकतम 70 सदस्य हो सकते हैं। अब देखते हैं इसके राजनीतिक प्रमुख के बारे में। तो नगर पंचायत स्तर में पार्षद, नगर पंचायत स्तर पे पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, जबकि नगर पालिका परिषद स्तर पे पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं। इसी क्रम में राजनीतिक प्रमुख नगर निगम में देखेंगे तो पार्षद होते हैं और महापौर अर्थात मेयर होते हैं। ये हुए इनके पदाधिकारी। अब देखते हैं इनके चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो पार्षद का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तौर पे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। नगर पालिका परिषद के पार्षद का चुनाव देखेंगे तो ये होता है प्रत्यक्ष तौर पर
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पे। इसी क्रम में देखेंगे नगर निगम के पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर तो होता है, लेकिन महापौर और मेयर का वर्तमान में अप्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है। अब देखते हैं इसके प्रशासनिक प्रमुख के बारे में। तो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ होते हैं नगर पंचायत स्तर में। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत होते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ, जबकि नगर निगम स्तर पे होते हैं नगर निगम कमिश्नर, जो होते हैं आईएएस अधिकारी। ये हुए छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन के रूप में। याद रखेंगे कि पंचायत स्तर हो अर्थात पंचायती राज की बात हो या नगरीय निकाय की बात हो, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यही लिखा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। अब देखते हैं जमानत राशि के बारे में। जमानत राशि अर्थात काशन मनी वह राशि होती है जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपको वैध मतों का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर आप उससे कम पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, चाहे आप चुनाव हारे या जीतें। अगर आप उससे ज़्यादा पाते हैं, जो एक निश्चित अनुपात होता है, तो आप अपनी जमानत राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं अलग अलग पदाधिकारियों का कितना जमानत राशि है। तो इसमें देखेंगे एक होते हैं अनारक्षित वर्ग, दूसरे होते हैं आरक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी और महिला वर्ग आते हैं, जिसमें पंच इनकी जमानत राशि देखेंगे तो अनारक्षित वर्ग का है 50 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग का है 25 रुपये। इसी क्रम में सरपंच का देखेंगे तो अनारक्षित वर्ग का है 1000 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग का है 500 रुपये। इसी क्रम में जनपद पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी का है अनारक्षित वर्ग का 2000 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग का है 1000 रुपये। जिला पंचायत सदस्य अर्थात डीडीसी, इनका अनारक्षित वर्ग का जमानत राशि है 4000 रुपये और आरक्षित वर्ग का है 2000 रुपये। नगर पंचायत पार्षद, इनका अनारक्षित वर्ग का है जमानत राशि 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग का है 500 रुपये। नगर पालिका परिषद के जो पार्षद होते हैं उनका होता है 2000 रुपये अनारक्षित वर्ग का और आरक्षित वर्ग का होता है 1000 रुपये। इसी क्रम में देखेंगे कि नगर निगम जो पार्षद होते हैं उनका अनारक्षित वर्ग का होता है 3000 रुपये और आरक्षित वर्ग का होता है 1500 रुपये। ये हुए जमानत राशि के बारे में। आप इसी तरह हमारे पूरे पंचायती राज कंप्लीट करने के बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि पंचायती राज की पूरी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC हैंडरिटन नोट्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाती है और जो महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।